बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। न जाने कितनी देर से मैं दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन जूबी ने अब तक दरवाजा नहीं खोला था। लगता है फिर इसका मूड ऑफ हो चुका है, अब ये नहीं खोलेगी दरवाजा। मैंने अपना सर खुजाते हुए सोचा, क्योंकि जूबी के पल पल बदलते मूड को मैं जानता था। वो किसी भी वक्त किसी भी बात पर खफा हो सकती थी। इसमें उसका कोई कसूर ना था, मैंने खुद उसे बिगाड़ा था। वरना शुरू शुरू में वो बहुत फर्माबरदार बीवी हुआ करती थी। मैंने उसे इतनी मोहब्बत और इज्जत दी थी, मैं हर वक्त उसके लाड बच्चों की तरह उठाया करता था, और अब वो ऐसे ही मुझे तंग भी करती थी। लेकिन मैं उसकी किसी बात पर खफा नहीं होता था। वो मेरी जिंदगी थी। मैं शादी से पहले तो उसे जानता तक ना था, मगर निकाह के बंधन में बंधते ही मैं उसकी मोहब्बत में डूब चुका था। खैर, ये तो रोज का मामूल था। मैं जरा भी देर करता तो वो काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती थी, मगर आज तो लगता था कि घोड़े बेचकर सो रही है। 1 घंटे से मैं बेल बजा रहा था, उसका फोन भी ट्राई कर रहा था, मगर कोई जवाब ही नहीं आया। अब मुझे तशवीश होने लगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो 10 या 15 मिनट तक मुझे दरवाजे पर खड़ा होने की सजा दिया करती थी, मगर आज इतनी देर। नहीं, जरूर कोई बात है। मैंने अब दरवाजे को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन वो बहुत मजबूत दरवाजा था। मैं भागता हुआ पिछली तरफ गया, वहां से कमरे की खिड़की को तोड़ने की कोशिश करने लगा। मेरी घबराहट बढ़ने लगी थी। अगर जूबी को कुछ हो गया तो? उससे ज्यादा मैं सोच भी नहीं पा रहा था। मैं कि कार से चंद औजार लाए और खिड़की का शीशा तोड़ डाला। अब मैंने हाथ अंदर करके खिड़की की कुंडी खोली और अंदर चला आया। ये मेरा कमरा था, मगर वहां जूबी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जूबी, जूबी! मैं जोर से चिल्लाया। लाउंज, ड्राइंग रूम, किचन, गेस्ट रूम, सब जगह देख लिया, मगर जूबी कहीं न थी। पहले तो मैं सर पकड़े यहाँ वहां देखने लगा, बेबसी से। फिर मुझे याद आया, मैं छत की तरफ दौड़ा। छत में भी एक कमरा था, जो कि हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, बस पुराना सामान वगैरह वहां पड़ा होता था। मैंने डरते डरते उस कमरे का दरवाजा खोला तो जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। वो यकीनन जूबी ही थी। मगर ये सब क्या था? वो एक अजीब से हुलिये में बैठी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत पुरसुकून थी। उसने इंतहाई गहरा मेकअप कर रखा था और उसे अपने सारे जेवरात भी ज़ेबतन कर रखे थे। तकरीबन उसके पास 6-7 सोने के सेट थे, जो उसने सारे ही पहने हुए थे। कलाइयों में सोने की चूड़ियां, कंगन और कुछ शीशे की चूड़ियां भी पहन रखी थी। बेइंतहा खुशबू भी लगाई हुई थी। आंखें बंद किए वो मुस्कुराए जा रही थी। मैं घबराए हुए अंदाज में उसे पुकारा, सूबिया! तब उसने अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। अरे, आ गए आप? वो खुश दिली से बोली। हाँ, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो जूबी? मैं कब से तुम्हें पुकार रहा था। मेरी बात पर उसने चौंक कर अपने इर्द गिर्द देखा और कुछ हैरान हुई। मैंने उसे सहारा देकर उठाया। चलो अपने कमरे में। वो चुपचाप मेरे साथ चलने लगी, मगर बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे वहां कोई था। मुझे अब सच में पसीने आ रहे थे। मैंने सीढ़ियों वाला दरवाजा सख्ती से बंद कर दिया। कमरे में पहुंचकर मैं उसे बस देखता रहा। वो ना समझने वाले अंदाज में मुझे देखे जा रही थी। ये सब क्या था जूबी? ये इतना घटिया मेकअप करके, इतने सारे गहने पहनकर तुम वहां क्या कर रही थी? मैंने नर्म लहजे में कोशिश की कि उससे पूछूं, मगर मेरा लहजा फिर भी सख्त हुए जा रहा था। मेरी बात पर वो शर्मिंदा सी उठी और सारे गहने उतारने लगी। मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया, उसने धीमे से अंदाज में कहा। उसे रुहासी देखकर मेरा दिल नर्म पड़ गया। चलो मुंह धो जाके। मैंने उसे वॉशरूम की तरफ भेजा और खुद बिस्तर पर गिर गया। या अल्लाह, ये सब क्या है जो मैंने आज देखा? क्योंकि जूबी को फुल मेकअप बिल्कुल ही पसंद ना था, और ना ही वो जेवरात की दिलदादा थी। वो तो मेरी फरमाइश पर भी मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल और हल्का सा सेंट लगाया करती थी। वो बहुत प्यारी थी, उसके गोरे गालों पर वैसे ही लाली रहती थी।
और हल्का सा सिंगार भी उस पर बहुत जचता था। जर्क बर्क लिबास भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे और आज तो वो बहुत ही खौफनाक लग रही थी। कुछ देर बाद वो निकली तो पहले वाली ज़ूबी थी। बाल शानों पर लहराए हुए थे। ब्लू नाइटी में वो बिना किसी सिंगार के हंसती मुस्कुराती निकली। अब मुझे कुछ सुकून मिला, लेकिन जैसे ही उसकी नजर टूटी हुई खिड़की पर पड़ी, उसके मुंह से चीख बरामद हुई। सारिम, ये किसने किया? मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया और सब कुछ बता दिया। मेरी बात को गौर से सुनकर वो दूसरे ही पल पेट पकड़कर हंसने लगी। ये उसकी आदत थी, वो हंसते वक्त लौट पोट हो जाया करती थी। मगर आज मुझे ये सब अजीब लग रहा था। ज़ूबी, तुम हंस क्यों रही हो? मैंने माथे पर बल लाकर उससे पूछा। हमेशा मुझे कोई कहानी गढ़कर उल्लू बनाते हैं, मगर आज नहीं। सारे, अब आपके ये प्रैंक नहीं चलने वाले, वो हंसते हुए कहने लगी। मैं बेबस सा उसे देखे जा रहा था। क्या वाकई उसे कुछ याद नहीं था? देखो, मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो वॉशरूम में देखो, वो जेवरात और साड़ी जो तुम अभी बदल कर आई हो। मैं उसका हाथ पकड़कर वॉशरूम में आ गया, मगर वहां तो ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। वो सवालिया नजरों से देखते हुए अब भी मुस्कुरा रही थी। मैंने कमरे में आकर अलमारी खोलकर जेवरात के डब्बे निकाल कर देखे तो वहां पर सारे जेवरात डब्बों में नफासत से रखे हुए थे। मैंने हैरत से देखा ज़ूबी को, लेकिन अब तो चेंज करके आई हो। ज़ूबी, वो सारा सामान कहाँ है? मैंने उसका हाथ पकड़कर संजीदगी से पूछा तो ज़ूबी ने गुस्से में मेरा हाथ झटका और बेड पर बैठ गई। कम ऑन सारिम, अब बस भी करो। एक तो इतना लेट वापस आते हो और फिर ये बेहुदा मजाक। वो चिढ़ गई थी, लेकिन मैं सख्त परेशान हो चुका था। मजाक मैं कर रहा हूं या तुम कर रही हो मेरे साथ? मैंने दिल में सोचा। मुंह पर कहता तो वो बातचीत भी बंद कर देती। न जाने कैसे मैंने उसका मूड ठीक किया और लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद तो अब आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। मेरी शुरू से आदत थी कि मैं हमेशा ज़ूबी के साथ प्रैंक किया करता था और वो बेचारी सच समझ जाती थी। बाद में उसका बहुत मजाक उड़ाया करता था और आज भी वो मेरी बात को एक मजाक ही समझ रही थी। उसे वाकई कुछ इल्म ना था, या वो जानबूझकर मुझे तंग कर रही थी। सुबह होते ही मेरी पहली नजर खिड़की पर पड़ी और मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि खिड़की बिल्कुल सही सलामत थी, जबकि रात उसे मैंने अपने हाथों से तोड़ा था। मैं शॉक्ड सा बिस्तर पर बैठा खिड़की को घूरे जा रहा था। ज़ूबी मेरा नाश्ता कमरे में ही लाती थी। वो नाश्ता लाई तो मुझे खिड़की की तरफ देखता पाकर मुस्कुरा कर बोली, पता है सारे, रात मैंने ख्वाब में देखा कि ये खिड़की टूटी हुई थी। वो टेबल पर ट्रे रखने लगी, लेकिन मैं कुछ भी ना बोल पाया था। ज़ूबी को कुछ कहता तो वो फिर से मजाक ही समझती, क्योंकि शुरू से मेरी आदत थी उसके साथ बहुत से प्रैंक करने की, और हर बार इस तरीके से करता कि वो वाकई सच समझती थी। लेकिन ऐसा लग रहा था या तो ज़ूबी ने मेरे साथ कोई प्रैंक किया था या वाकई उसे कुछ याद नहीं था। मैं खामोशी से नाश्ता करने लगा। ज़ूबी की प्यार भरी बातें भी मेरा दिल ना बहला सकी। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और हमारी शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, लेकिन हम में इतना प्यार देखकर सब यही समझते थे कि हमारी लव मैरिज है। मेरी हर पल कोशिश रहती थी कि ज़ूबी को हर खुशी दूं, इसीलिए मैंने जल्द ही अपना घर बनवाना शुरू कर दिया था, मगर कोई न कोई रुकावट आ जाया करती। लेकिन अब 5 साल बाद आखिर घर बनवाया था और 1 माह पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। लेकिन पहले दिन से ही ज़ूबी को एक खौफ था कि इस घर में उसे अजीब सी आवाज़ें आती हैं। कभी उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। मैंने कभी उसकी बात को सीरियस नहीं लिया था, उसका वहम कहकर टाल देता था, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसे वहम नहीं कहा जा सकता था। मुझे कुछ करना था, क्योंकि ज़ूबी मजाक तो कर सकती थी, मगर टूटी हुई खिड़की रातों रात ठीक नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं हरगिज ये नहीं जानता था कि मुझ पर क्या कयामत टूटने वाली है। मैंने शाम को छत वाले कमरे का जायजा लेने का सोचा और जैसे ही वापस आया तो ज़ूबी को चाय बनाने का कहता हुआ ऊपर छत पर आ गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोला तो वहां मुझे कुछ अजीब सा लगा। बज़ाहिर पुराना सामान था, हर चीज धूल से अटी हुई थी, लेकिन एक चीज मुझे चमकती हुई दिखाई दी। वो एक फ्रेम शुदा पेंटिंग थी जिसमें एक बहुत ही हसीन औरत की तस्वीर थी। मैं डरते डरते करीब जाने लगा। जैसे ही मैंने उस पेंटिंग की तरफ हाथ बढ़ाया
नीचे से जूबी की चीख की आवाज आई। मैं घबरा कर पलटा और नीचे की तरफ भागा, मगर न जाने क्यों एक नजर मुड़कर उस पेंटिंग की तरफ देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो पेंटिंग वहां से गायब थी। मैं शशदर सा खड़ा देखता रह गया। फिर मुझे याद आया कि जूबी, ओह! मैं नीचे आया तो जूबी फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके सर से खून बह रहा था। मेरी तो जान ही निकल गई। जल्दी से उसे गाड़ी में लटाकर हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने बहुत से टेस्ट वगैरह किए और कुछ मेडिसिन भी दी और कुछ और टेस्ट भी करवाने को कहे। 2 दिन बाद जब मैं जूबी को रिपोर्ट्स के लिए पहुंचा तो वहां डॉक्टर ने बताया कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये खुशी की खबर सुनकर मुझे तो जैसे नई जिंदगी मिल गई। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था, लेकिन अगले ही पल जो बात मुझे पता चली वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। डॉक्टर ने बताया कि ये बच्चा अपनी माँ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं घबरा कर पूछने लगा। देखें सारिम साहब, आपकी बीवी की जो कंडीशन है इसमें प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा रिस्क है जो आप लेना नहीं चाहेंगे। डॉक्टर की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजरने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भला बच्चा अपनी माँ के लिए कैसे रिस्क हो सकता है? लेकिन डॉक्टर ने जो रिपोर्ट्स मुझे दिखाई तो मैं सब समझ गया। डॉक्टर्स ने जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकलने का कहा था। मैं थके कदमों से वापस जाने लगा। असल में बचपन से ही जूबी के दिल में एक बहुत खतरनाक सुराख था, जिसकी वजह से उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और उसके वालिद ने ये सर्जरी लंदन से करवाई थी, जहां पर डॉक्टर्स ने कह दिया था कि जूबी को कभी माँ बनने ना दिया जाए, उसकी जान को खतरा होगा। मगर ये बात उसने मुझसे जाने क्यों छुपाई थी और ना ही उसके घर वालों ने हमें बताया था। शायद वो लोग डर गए थे कि इससे कोई शादी नहीं करेगा, मगर मुझे तो जूबी की जिंदगी ज्यादा अजीज थी। घर पहुंचकर मैंने जूबी को कुछ ना बताया, बस उसका बहुत ख्याल रखा और हंसी मजाक करने लगा। इसी बीच मैं कुछ दिन पहले वाला वाकया भूल चुका था, लेकिन 1 हफ्ते के बाद जब मुझे मालूम हुआ कि पहले घर वापस आया तो जूबी ने उसी तरह दरवाज़ा ना खोला, मगर मैंने उस दिन के बाद मेन डोर की एक चाबी अपने पास रख ली थी और अंदर से जो कुंडियां थी वो निकलवा दी थी। मैं नहीं चाहता था कि वो अंदर से दरवाजे बंद कर दे। जैसे ही मैं घर में एंटर हुआ, एक तेज खुशबू ने मेरा पीछा किया। मैं भागता हुआ जूबी को ढूंढने लगा, मगर वो ना मिली। छत की तरफ भागा। वो उसी कमरे में थी, बिल्कुल वही लिबास पहने, जेवरात से आरास्ता, आंखें बंद किए मुस्कुरा रही थी। अब की बार मैंने जल्दबाजी से काम लेने के बजाय धीरे से कमरे का जायजा लिया और मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो पेंटिंग जूबी के सामने पड़ी थी और तस्वीर में जो लड़की थी उसने बिल्कुल यही लिबास और जेवरात पहन रखे थे जो अब जूबी ने पहने हुए थे। मेरा गला खुश्क होने लगा। किसी अनहोनी का एहसास मुझे बेचैन कर रहा था। कौन हो तुम? मैंने जानबूझकर ये अल्फाज अदा किए। वो आंखें बंद किए बोली, बाली। उसकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया था। यह आवाज़ मैंने पहले भी सुन रखी थी। कौन कौन बाली? मैंने कांपते हुए होंठों से पूछा। मुझे भूल गए? तुम्हारी बाली? मेरे पैरों से जान निकलने लगी थी। अब की बार मैंने चिल्लाकर पुकारा, जूबी! तब जूबी ने झट से आंखें खोली और मुझे देखकर खड़ी हो गई। मैं उसका हाथ पकड़े तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। या खुदा, ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ? मैं जूबी को खींचता हुआ बाहर आया और उसे कार में पटका। अंधाधुंध ड्राइव करता हुआ मैं सूफी साहब के आस्थाने की तरफ जा रहा था। मैं जैसे जैसे करीब होता जा रहा था, जूबी कहती जा रही थी, वापस चलो सारिम, वापस चलो प्लीज। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और कार न रोकी। अब जूबी की आवाज तब्दील होने जा रही थी। मुझे तकलीफ हो रही है बाबू, रुक जाओ। मैं दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विद करने लगा और आस्थाने पर पहुंचकर ही दम लिया। मेरी कार के पहुंचते ही सूफी साहब के खास आदमी भागते हुए आए मेरी तरफ और जूबी को अपने कब्जे में ले लिया। अब वो और जोर से चिल्ला रही थी, बाबू ऐसा मत करो। मैं बेबसी से उसे जाता देख रहा था। मैं जान चुका था कि वो कौन थी। वो बाली थी, रेशमा की बेटी। मुझे आज भी याद है जब हम छोटे से थे और अब्बा बीमार रहा करते थे। अम्मा इस दुनिया में ना थी। हम 5 बहन भाई थे और अक्सर हम भूखे सो जाया करते थे, भूख से बिलखते थे। मगर अब्बा बिस्तर से ऐसे लगे कि एक दिन उसी बिस्तर पे ही कब्र तक पहुंच गए। हमारी सबसे बड़ी बहन उस वक्त 12 साल की थी। वो हम सबको चुप करवाती, मगर खाना कहाँ से लाती। एक रात हम सब बहन भाई बहुत रोए और इतना रोए
کہ ہمارا گلا بھی درد کرنے لگا، اور اس رات ایک معجزہ ہو گیا۔ ہم روتے روتے سو گئے تھے اور سورج کی کرنوں سے جب آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا کہ گھر میں انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ ہم تو خوشی سے اچھل پڑے اور پیٹ بھر کر کھایا۔ اب ہم بہت خوش تھے کہ ہمارا پیٹ بھر چکا ہے، مگر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دوسری طرف سب کے لیے نئے کپڑے بھی دیکھے۔ اب تو جیسے ہماری عید ہو گئی۔ ہمیں تو عید پر بھی نئے کپڑے نہیں ملا کرتے تھے۔ ہم نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہن لیے اور اب ہم باہر نکلے اور گلی میں کھیلنے لگے۔ جو محلے والے ہم سے بات بھی نہیں کرتے تھے، کہیں کچھ مانگ نہ لیں، اب وہ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اب جب ہم سب رات کو سونے لگے تو پھر سے بھوک لگنے لگی، تو اسی وقت بہت سا کھانا ہمارے سامنے آ گیا۔ اب روز ہی ایسا ہونے لگا۔ کھانے کے ساتھ روز ایک نیا جوڑا سب کے لیے آ جایا کرتا۔ میں 4 سال کا تھا، مگر میری آپی نے یہ سب دیکھا تو گھبرانے لگی۔ ایک دن وہ ہم سب کو گلے لگا کر زور سے بولی، کون ہو تم؟ اسی وقت ایک دھواں اٹھا۔ تب ایک عورت جو کہ بہت ہی مہربان نظر آتی تھی ہمیں ظاہر ہوئی۔ میں ریشما ہوں۔ میرے بچوں، مجھ سے گھبرانا نہیں، میں تم سب کی مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے ہم سب کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ اس نے بتایا کہ کئی سال پہلے جب اس کے بچے بھوکے تھے تو ہماری ماں نے اس کو کھانا دیا تھا، اور آج جب تم سب اکیلے ہو تو میں تم سب کی مدد کرنے آئی ہوں۔ اب اس کے ساتھ بہت سے بچے بھی دکھائی دینے لگے۔ اسی وقت ایک چھوٹی سی بچی میرے قریب آئی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے دوست بنو گے بابو؟ میرے ماں باپ مجھے پیار سے بابو کہا کرتے تھے۔ میں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ریشما نے بتایا کہ وہ ایک جن زادی ہے جو کہ بہت مشکلوں سے ہم تک پہنچی ہے مدد کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے ہم سے یہ کچھ ایسا پڑھا جس سے ہم سب کا خوف جانے لگا اور ہم سب آپس میں دوستوں کی طرح رہنے لگے۔ ہمارا سارا خرچ اب ریشما اٹھایا کرتی تھی۔ اس نے ہماری تعلیم کا بندوبست بھی کر دیا۔ بڑا گھر اور ضرورت کی ہر چیز ہمیں وقت پر مل جایا کرتی تھی۔ بالی ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی اور ہماری بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ جب میں 15 سال کا ہوا تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ بالی نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ سن کر ہم سب انگشتے بدندہ رہ گئے۔ بھلا ایک جن زادی اور انسان کا ملاپ کیسے ممکن تھا؟ میں بہت گھبرا گیا تھا، جبکہ ریشما بہت غیظ و غضب میں آ گئی تھی۔ اس نے بہت برا بھلا کہا بالی کو اور وہاں سے چلی گئی، مگر بالی کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ اب وہ ایک دم سے طیش میں آ چکی تھی۔ جو بھی ہمارے بیچ آئے گا میں اسے مار ڈالوں گی، وہ چلانے لگی۔ ہم سب بہت پریشان ہو چکے تھے۔ ریشما نے اپنے جادو سے بالی کو قابو کر لیا تھا، مگر وہ خود بھی پریشان تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بالی اب باز نہیں آئے گی، مجھے اسے لے کر یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ اس دن ریشما اپنے سب بچوں کو وہاں سے لے کر چلی گئی، لیکن جاتے جاتے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع کروا گئی تھی کہ ہم سب اپنی تعلیم مکمل کر لیتے۔ اس کے بعد ہم نے انتھک محنت کی اور سب نے اپنا اپنا مقام پا لیا۔ میں بھی ایک بہت بڑی کمپنی میں اونچی پوسٹ پر تھا، اور اس طرح آپی نے میرا نکاح زوبیہ سے کروا دیا۔ لیکن آج 20 سال بعد بالی کا نام اور آواز سن کر مجھے وہ سب کچھ یاد آ گیا۔ ریشما کے احسانات اور بالی کی اندھی محبت جو اب تک قائم تھی، مجھے یاد ہے۔ جاتے جاتے ریشما نے مجھے صوفی صاحب کا پتہ دیا تھا اور کہا تھا کہ ان سے ضرور ملنا اور اپنا قصہ سنانا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کچھ تعویذات دیے اور میرے گرد حصار باندھا۔ اب بالی میرے قریب نہیں آ سکتی تھی۔ صوفی صاحب نے ہمارے گھر پر بھی حصار باندھ دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ نئے گھر میں آتے ہی بالی مجھ تک پہنچ گئی تھی، کیونکہ میں اس پرانی بات کو بھول چکا تھا، اور جو تعویذ پہنا کرتا تھا وہ بھی زوبی سے گم ہو گیا تھا۔ لیکن در حقیقت وہ بالی نے زوبی کے ذریعے گم کیا تھا تاکہ وہ مجھ تک پہنچ سکے، اور اسی لیے وہ زوبی پہ قابض ہو چکی تھی۔ اسی لیے میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر صوفی صاحب کے پاس آ گیا تھا۔ 2 دن تک صوفی صاحب نے محنت کی، لیکن بالی نے نکلنے کا نام نہ لیا زوبی کے جسم سے۔ پھر ایک دن میں نے زوبی کو کہا کہ اگر تم بالی ہو تو مجھ سے بات کرو۔ وہ اس وقت زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ 2 دن سے اس نے اپنی زبان نہیں کھولی تھی، لیکن میرے کہنے پر وہ بول پڑی، ہاں بابو، میں تمہاری بالی ہوں۔ بالی، تم زوبی کو چھوڑ دو، میں تم سے شادی کر لوں گا۔ سچ؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، میں سچ کہہ رہا ہوں، بس زوبی کو چھوڑ دو، مجھ سے زوبی کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، وہ ماں بننے والی ہے بالی، پلیز تم ایک ماں کو اذیت مت دو، اس کی جان کو ویسے ہی خطرہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔
मैं घुटनों के बल बैठा था, तन्हा सा, बेबस सा। मुझे रोता देखकर बाली तड़पने लगी। बाबू, तुम मत रोना, वरना मैं मर जाऊंगी। उसकी घबराहट पर मैं सर उठाकर उसे देखने लगा। नहीं बाली, मुझे मरना ही होगा, क्योंकि ये बच्चा पैदा करके जूबिया मर जाएगी और उसके बिना मैं जिंदा कैसे रहूंगा। मैं अभी खुद को मार डालता हूँ। मैं जल्दी से उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन मैंने देखा कि बाली की तड़प और तकलीफ बढ़ने लगी थी। नहीं बाबू, ऐसा मत करना। वो अचानक जूबी का जिस्म छोड़कर निकली। मैंने छोड़ दिया उसे। अब तुम मरने की बात मत करना। उसने मेरे हाथ में छुरी देख ली थी और उसका चेहरा पसीने में शराबूर था। मैंने उसे देखा और कहा कि कोई फायदा नहीं, जूबी बच्चे को जन्म देगी तो मर जाएगी और मुझे बच्चा और जूबी दोनों चाहिए। ये कहकर मैंने छुरी का रुख अपनी तरफ कर लिया तो अब की बार वो मेरे कदमों में गिर गई। ना बाबू, तुम्हारी बीवी को मरने नहीं दूंगी मैं, और ये बच्चा भी बच जाएगा। मैं अपनी सारी तवनाई जूबिया को देती हूँ, अब इसका दिल कमजोर नहीं पड़ेगा। ये कहते हुए उसने जूबिया के हाथ थामकर अपनी आंखों से कुछ रोशनी निकालकर जूबी के जिस्म में दाखिल की। मैंने बाली का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर जूबी को कुछ हुआ तो मैं खुद को मार दूंगा। मेरी मौत की बात पर बाली कमजोर पड़ती जा रही थी और यही मैं चाहता था। मैंने उससे वादा लिया था कि वो अब मेरे करीब नहीं आएगी, वरना मेरा मरा मुंह देखेगी। बाली ने रोते हुए वादा किया कि वो अब कभी हमारे करीब नहीं आएगी। ये कहती हुई वो गायब हो चुकी थी। सूफी साहब ने मुझे ये सब करने को कहा था क्योंकि उसका एक यही हल था और उनकी तरकीब कारगर गुजर गई। लेकिन आखिर में जो बातें मैंने बच्चे और जूबी के बारे में की थी वो मैंने अपनी तरफ से उसे कही थी, क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरी मदद कर सकती है और उसने मदद की। उसके लिए मैं उसका एहसानमंद हूँ। आज तकरीबन 9 माह बाद मैं अपने बेटे हाशिम को गोद में लेकर बहुत खुश था और जूबिया भी मेरे साथ थी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मेरा बेटा और बीवी दोनों सही सलामत हैं। लेकिन मैं वो घर छोड़ चुका था। मैं वापस उसी घर में शिफ्ट हो गया था जो रेशमा ने हम सब के लिए बनाया था, जहां बाली नहीं आ सकती थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।